नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे क्राइम की कहानी 24 पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे आपके सहयोग की भी बहुत जरूरत है। साथ ही हम अब चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनके जवाब वीडियो के माध्यम से मैं जरूर दूंगा, तो कृपया आप कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। शाहरुख के खौफ से बेहद डरी सहमी अंकिता महीनों से तनाव में थी। गली मोहल्ले से लेकर घर तक पीछा करने वाले शाहरुख के कड़वे तीखे बोल मोबाइल फोन तक से जब तब कानों में गूंजने लगते थे। रात के अंतिम पहर में शाहरुख ने जो कदम उठाया वह अमानवीय और रूह कंपा देने वाला अपराध था। पेट्रोलर से जिंदा जलाई गई अंकिता ने अंतिम सांस लेते हुए कहा था, जैसे मैं मर रही हूं वैसी ही मौत उसे दी जाए। झारखंड के दुमका में सोमवार 22 अगस्त 2022 की सुबह अंकिता की आंखें सूर्योदय के बाद तब खुली थीं, जब बंद खिड़की की टूटी किवाड़ से सूर्य की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ने लगी थीं। बिस्तर छोड़ते ही उसकी नजर खिड़की की टूटी किवाड़ पर गई, जिसे उसने रात को सोने से पहले सहारा देकर लगा दिया था। कुछ सोचकर खिड़की के पास जाकर उसे देखते हुई बुदबुदाने लगी, इसे आज ही बनवाने के लिए पापा से बोलना होगा। लेकिन पापा टूटने का कारण पूछेंगे तब वह उनसे क्या बोलेगी? और फिर वह उसके टूटने के कारण को याद कर सिहर गई। दरअसल घर के पिछवाड़े की ओर आने जाने की आम रास्ते की गली में खुलने वाली खिड़की की किवाड़ टूटी नहीं बल्कि तोड़ी गई थी। उसे एक दिन पहले ही मोहल्ले के शाहरुख नाम के युवक ने ही तोड़ डाला था। शाहरुख के रहन सहन, उद्दंड बात व्यवहार और मिजाज के साथ पढ़ाकू अंकिता के शांत सौम्य स्वभाव का कोई मेल नहीं था। वह झारखंड के मिश्रित समुदाय की आबादी वाले एक चर्चित शहर दुमका के जरुआडी मोहल्ले में रहती थी। वहां हिंदू और मुसलमानों की मिलीजुली आबादी है। उसके पिता संजीव सिंह एक बिस्कुट कंपनी में सेल्समैन थे। मां की 1 साल पहले मौत हो गई थी। घर में पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई हैं और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अंकिता सुंदर और अपने पारिवारिक संस्कारों में बंधी एक आज्ञाकारी क्षत्रिय समाज की लड़की थी। वह घर से बाहर ट्यूशन पढ़ने या किसी जरूरी काम के लिए ही निकलती थी। बाकी समय में घर में दादा दादी और भाई के साथ समय बिताती थी। वह अपने करियर को लेकर भी चिंतित रहती थी। उसकी तमन्ना आईपीएस बनने की थी। शाहरुख उसी मोहल्ले में रहता था। उसकी छवि एकदम से फिल्मी और मटर गश्ती करने वाले नवयुवक जैसी थी। वह खुद को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का हमशक्ल समझता था और उस जैसा पोज देकर दोस्तों का मनोरंजन करता था। वह दोस्तों के साथ ही सड़कों में आती जाती लड़कियों पर फप्तियां भी कसता रहता था। उन्हें टकटकी निगाह से निहारते हुए भद्दे कमेंट करने से भी बाज नहीं आता था। वह लड़कियों के मोबाइल नंबर लेने की कोशिश में रहता था। सोशल साइटों पर दोस्ती करने और फोटो, वीडियो आदि शेयर किया करता था। तरह तरह के मजाकिया मीम्स बनाने में माहिर था। उसने अंकिता का भी मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। किसी भी लड़की को अकेली देखकर वह रोक लेता था और उससे बातें करने की कोशिश करना उसकी बुरी आदतों में से एक थी। कुछ महीने पहले उसने एक बार ट्यूशन पढ़ने जा रही अंकिता को भी रास्ते में रोक लिया था। रोकते ही बोला, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है क्या? मैं क्या कम हैंडसम हूं? अंकिता जवाब में कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे से स्कूटी पर आ रही सहेली ने उसे अपने साथ बैठा लिया था। उसके जाते ही पीछे से शाहरुख चिल्लाया, देख लेना, तुम्हारा घमंड मैं एक दिन तोड़ दूंगा। प्यार करता हूं तुमसे, कोई एरागरा नहीं हूं मैं। तू उसके बारे में अपने पापा से शिकायत क्यों नहीं करती? बड़ा बदतमीज है। मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह राह चलती लड़कियों को छेड़ेगा। स्कूटी चला रही अंकिता की सहेली ने उससे कहा। अंकिता जवाब में कुछ नहीं बोली। वह चुप रही। वह जानती थी कि शाहरुख उसके पीछे कई हफ्ते से पड़ा हुआ है। जब भी मिलता है उससे प्यार करने का दावा करता है। अंकिता किसी न किसी बहाने से उससे बचकर निकल जाती थी। उस रोज एकदम से उसका सामना हो गया था। हालांकि सहेली की बदौलत वह उस रोज भी बच गई थी। उसी दिन जब अंकिता घर आई तब उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। उसने रिसीव नहीं किया, कारण कॉल अनजाना था। फिर उसके व्हाट्सएप मैसेज पर वॉइस मैसेज आया, कॉल भले ही नहीं रिसीव करो लेकिन वॉइस मैसेज सुन लो। मैं तुम्हें चाहता हूं तो चाहता हूं। मुझे तुमसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मुश्किल से 7 सेकेंड के शाहरुख के इस वॉइस मैसेज ने अंकिता को भीतर से झकझोर दिया था। उसके दिमाग में खलबली मच गई थी। शाहरुख मोहल्ले का आवारा किस्म का,
लड़का और मुस्लिम, कोई क्या सोचेगा उसके साथ संबंध के बारे में। बदनामी उसकी ही होगी। लोग उसे ही माँ के नहीं होने पर बदचलन लड़की बोलेंगे। और मोहल्ले वाले तो ऐसे ही हैं, दूसरे की मजबूरियों और मुसीबतों में टांग अड़ाने की ताक में रहते हैं। बगैर सच जाने हुए टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते, बात का बतंगड़ बना देते हैं। इसी उधेड़बुन में अंकिता खोई रहती थी कि वह कैसे शाहरुख से पीछा छुड़ाए, जिससे वह उसे बाजार या ट्यूशन जाने के दौरान कभी नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। हमेशा वह उससे टकरा ही जाता था। हर बार उसके तेवर बदले हुए तल्ख होते थे। कई बार तो वह उसे दूर से देखकर ही भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी, पता नहीं क्या बोल दे। घर में पढ़ाई करने के वक्त एक बार उसके भाई ने आकर कहा कि दीदी, पठान फिल्म का बायकॉट हो रहा है। उसने पूछा, क्यों? अरे उसमें शाहरुख खान है ना, वह भी तो मुसलमान है। ये कहता हुआ भाई वहां से चला गया। लेकिन शाहरुख का नाम सुनते ही मोहल्ले वाले शाहरुख का चेहरा अचानक उसके दिमाग में घूम गया। वह एकदम से सहम गई। कुछ समय के लिए निस्तब्ध बनी रही, क्योंकि वह तो उसके नाम से ही खौफ खाने लगी थी। मूल रूप से दुमका के रानीश्वर ब्लॉक के गांव आसनबनी के रहने वाले शाहरुख के पिता की मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद जरुआडीह में स्थित अपनी ननिहाल में वह रहने लगा। उसका बड़ा भाई सलमान मोटर मैकेनिक है और मामा राजमिस्त्री का काम करते हैं। कई तरह के विचारों में खोई अंकिता के कानों में अचानक दादी की आवाज आए, अंकिता, सावन चला गया तो तुम मंदिर जाना भी भूल गई। आज सोमवार है, तुमको उठने में भी देर हो गई। जाओ जल्दी से नहा लो, मंदिर हो आओ। अंकिता दादी की आवाज सुनकर तुरंत बोली, जी दादी, अभी आए। पहले कमरे का बिस्तर ठीक तो कर दूं, झाड़ू भी लगानी है। तब तक कमरे में दादी ही आ गईं। उनकी नजर खिड़की की टूटी दीवार पर गई। दादी बोल पड़ी, अरे ये कैसे टूटी, इसे जल्द बनवानी होगी, बाहर की है। दादी की आवाज सुनकर अंकिता के पापा संजीव सिंह भी कमरे में आ गए थे। उनके आते ही दादी बोली, बेटा देख तो खिड़की की दीवार टूट गई है, पूरा पल्ला ही निकल गया है, आज ही बनवा दो। संजीव सिंह अंकिता की ओर देखते हुए पूछने वाले थे कि वह अचानक से रो पड़ी। दादी और पापा की समझ नहीं आया कि अचानक अंकिता को क्या हो गया जो रोने लगी। दादी उसे चुप करवाकर पूछने लगी, क्या बात है, अचानक क्यों रोने लगी? दादी पुचकारते हुई बोली, जो बात दिल में है हमें बताओ बेटा। हम लोग हैं न, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अंकिता ने दादी का दुलार पाकर आंसू पोंछते हुए शाहरुख द्वारा उसे बार बार तंग करने की बात बता दी। उसने ये भी बताया कि उसी ने बीती रात खिड़की का पल्ला तोड़ डाला था। वह हमसे जबरदस्ती शादी करने को कहता है, कहा नहीं मानने पर हमें जान से मारने की धमकी भी दी है। ये सुनकर संजीव सिंह गुस्से में आ गए, लेकिन दादी ने उन्हें संभाला और बोली कि वह शाहरुख के भाई सलमान को जाकर समझा दे। उन्होंने कहा कि यही ठीक रहेगा, अभी ड्यूटी जाते वक्त उससे मिलता जाऊंगा। पिता के आश्वासन और हमदर्दी से अंकिता का मन थोड़ा हल्का हो गया था। उसने महसूस किया कि शायद अब शाहरुख से पीछा छूट जाएगा। पूरे दिन घर पर रही। संयोग से उस दिन बढ़ई के नहीं आने के कारण खिड़की की मरम्मत नहीं हो पाई थी। संजीव सिंह ने शाम को घर आकर उसे बता दिया कि उन्होंने शाहरुख के भाई को हिदायत दे दी है कि वह अपने भाई को समझा दे। उस रात अंकिता को अच्छी नींद आई थी, किंतु संजीव सिंह रात को करवटें बदल रहे थे। वह बेटी की शिकायत भले ही सुनकर शाहरुख के भाई को हिदायत दे आए थे, लेकिन मन अनहोनी से आशंकित था। शाहरुख का खौफ उनके मन में भी समा गया था। वह भी उसकी आवारगी और गलत संगत से परिचित थे। अंकिता को लेकर तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे। उनकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में ही अंकिता के कमरे से आ रहे शोरगुल को सुनकर अचानक वह चौंक गए। हड़बड़ा कर उसके कमरे की तरफ दौड़े। वहां का दृश्य देखकर घबरा गए। कमरे में अंकिता जल रही थी। वह अपने कपड़ों में लगी आग को बुझाने के लिए कमरे में इधर उधर भाग रही थी। संजीव ने जल रही अंकिता की आग को किसी तरह बुझाया। वह चीख रही थी। कुछ देर में ही उसका बदन बुरी तरह से जल चुका था। संजीव सिंह तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल भागे। वहां उसे इमरजेंसी में डॉक्टर ने बताया कि वह 40% से अधिक जल चुकी है, उसकी जान को खतरा है। ये घटना 23 अगस्त 2022 के सुबह 5 बजे के करीब की थी। वहां के डॉक्टर ने उसे तुरंत रांची ले जाने के लिए कहा। पिता जैसे तैसे करके उसे रांची के अस्पताल रिम्स ले गए। वहां उसे भर्ती करवाया गया। मामला अपराध का था, इसलिए इसकी कानूनी प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई। इसकी सूचना 23 अगस्त की सुबह दुमका पुलिस को मिल गई थी। सूचना में कहा गया कि नगर थाना दुमका के जरुआडीह में पेट्रोल छिड़क कर एक छात्रा के शरीर में आग लगा दी गई है।
वह गंभीर रूप से जख्मी है और उसका इलाज PJMCH दुमका में चल रहा है। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए दुमका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल जाकर कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता का बयान लिया और इस संबंध में दुमका नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। इस सिलसिले में पहले पीड़िता के बयान लिए गए। उस वक्त जख्मी अंकिता किसी तरह से बोल पा रही थी। उसने बताया, सोमवार 22 अगस्त को मैंने पापा को शाहरुख के बारे में बताया था। पापा ने कहा कि उसे समझाते हैं। उनको मैंने रात को भी विस्तार से पूरी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि सुबह देखते हैं, लेकिन सुबह शाहरुख खिड़की से मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर भाग गया। उसके साथ उसका दोस्त छोटू खान उर्फ नईम खान भी था। मैंने खिड़की से दोनों को भागते देखा था। मैं सिर्फ यही देख पाई कि ब्लू टी शर्ट पहने, हाथ में पेट्रोल की कैन लिए शाहरुख भाग रहा था। ये वही शाहरुख था जो पिछले 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। मोहल्ले में उसे आवारा किस्म के लड़के के रूप में सब जानते थे। उसका काम सिर्फ लड़कियों को परेशान करना और उन्हें अपने झांसे में लेकर इधर उधर घुमाना होता था। जब भी मैं स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती, वह मेरा पीछा करता। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरा मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। उसके बाद वह अक्सर मुझे फोन करके दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। शाहरुख ने धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे और मेरे परिवार वालों को मार देगा। मुझे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि मेरे साथ ऐसा होगा। 22 अगस्त की रात को भी उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे मारेगा। मैंने पापा को ये बात बताई, तब उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा। अंकिता के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके 13 वर्षीय भाई से पूछा तो उसने बताया, 23 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे मेरी दीदी आग की लपटों में घिरी घर में इधर उधर भाग रही थी और पापा उसके शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। वह दर्द से चिल्ला रही थी और पापा से बचाने की बार बार गुहार लगा रही थी। मैं और मेरी दादी जो एक साथ बगल के कमरे में सोए हुए थे, हम लोग दीदी की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगे। पुलिस ने अंकिता और उसके भाई के बयान दर्ज किए और उनका वीडियो भी बनाया गया। उस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदिरा नगर जरुआडीह निवासी मोहम्मद शाहरुख हुसैन 22 को गिरफ्तार कर पूछताछ की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर रिम्स में डॉक्टरों की टीम अंकिता के इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। बाद में इस कांड के एक अन्य अभियुक्त छोटू खान उर्फ नईम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशे से बड़ई नईम खान ने स्वीकार किया कि उसने ही अपने दोस्त शाहरुख को पेट्रोल कर दिया था ताकि वह अंकिता को जला सके। नईम से भी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि अंकिता को अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया था। इस वजह से उसके शरीर के ऊपर की हर परत में मवाद पस भर गया था। यही वजह रही कि लगभग 40% जलने के बाद भी उसके अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। अंकिता के आग से झुलसने से लेकर उसकी रांची के अस्पताल में मौतें होने और शाहरुख की गिरफ्तारी को लेकर काफी हंगामा खड़ा हो गया। झारखंड सहित पूरे देश में दुमका की बेटी अंकिता की मौत पर बवाल मच गया। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में आ गए। सभी एक स्वर में हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग करने लगे। यहां तक कि अंकिता ने भी अपने बयान में कहा कि मैं जैसे मर रही हूं वैसी उसे भी मौत की सजा मिले। मौत से ठीक पहले 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता का वीडियो सामने आने पर हंगामा और भी बड़ा हो गया। उसके शव को दादा अनिल सिंह ने मुखाग्नि दी। अंकिता की अंतिम यात्रा में दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, डीएसपी विजय कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और हिंदू समर्थित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता समेत आम लोग शामिल हुए। उसके पिता संजीव सिंह ने आंसू पोंछते हुए पुलिस को कहा था, 3 भाई बहनों में मंझली अंकिता पढ़ने में काफी अच्छी थी। वह दुमका के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। अंकिता पिछले महीनों से एक ऐसा दर्द झेल रही थी जिसे वह सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब हमने इस मामले में पुलिस का सहारा लेना चाहा, तब शाहरुख के बड़े भाई ने आकर हमसे माफी मांग ली थी। यह विश्वास भी दिलाया कि अब उसका भाई कभी परेशान नहीं करेगा। थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर शाहरुख अपनी आदत से बाज नहीं आया। मौत से पहले अंकिता ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और एसडीपीओ नूर मुस्तफा के सामने दिए अपने बयान में अपनी आपबीती सुनाई थी। इस पूरे मामले में जहां पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध रही, वहीं पुलिस कस्टडी में शाहरुख ऐसे हंसता हुआ दिखा मानो उसने जो किया वह सही था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तब उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का अफसोस है। अंकिता के पिता और दादी की भी मांग है कि उसकी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, उसके एवज में हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। जैसे ही अंकिता की मौत की खबर आई, झारखंड की उपराजधानी दुमका में तनाव का माहौल बन गया। भाजपा के नगर अध्यक्ष और वहां की महिला मोर्चा के अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बाजार को बंद करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन विरोधी नारे लगाए। उनकी मांग थी कि आरोपी शाहरुख को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। साथ ही साथ अंकिता के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बताया कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इस मामले की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट एडीजी स्तर के अफसर से तत्काल मांगी गई। इसके लिए डीजीपी को भी निर्देश दे दिया गया। साथ ही अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी गई। राज्यपाल ने भी तत्काल 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। राज्यपाल रमेश बैस ने भी अंकिता के साथ हुई घटना और उसकी मौत पर दुख जताया और कहा कि एक लड़की जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसका इस प्रकार से अंत बहुत ही पीड़ादायक है। इस प्रकार की जघन्य और पीड़ादायी घटना राज्य के लिए शर्मनाक है। राज्यपाल ने भी इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात का समर्थन किया। इस पर दुमका के आरक्षी अधीक्षक अंबर लाकड़ा ने बताया कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से कार्रवाई की जाएगी ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसी के साथ झारखंड के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका में पदस्थापित उपारक्षी अधीक्षक नूर मुस्तफा को आड़े हाथों लेते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अंकिता हत्याकांड में अभियुक्त शाहरुख को बचाने के लिए भरपूर सहयोग किया। इसका उन्होंने एक पूर्व घटित मामले को उजागर करते हुए नूर मुस्तफा पर आदिवासी विरोधी एवं घोर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगाया। बहरहाल डीआईजी को अपनी निगरानी में कांड की तहकीकात वैज्ञानिक तरीके से जल्द पूरा कराते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कराने को कहा गया। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्पीडी ट्रायल कराने के लिए पुलिस न्यायालय से अनुरोध करेगी ताकि दोषियों को सजा हो सके। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह अति संवेदनशील एवं अत्यंत गंभीर अपराध है। इस घटना में दोषियों को प्राथमिकता के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए झारखंड पुलिस प्रयास करेगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा व आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज दुमका गए। इस कांड की वैज्ञानिक तरीके से जांच में आवश्यक सहयोग के लिए अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के सहयोग से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया है। जांच की यह पहल झारखंड हाईकोर्ट द्वारा डीजीपी को तलब करने के बाद हुई। कोर्ट ने अंकिता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अवर सचिव शिवानी डे और लीगल काउंसलर शालिनी सिंह ने दुमका पहुंचकर मृतका अंकिता के घर वालों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। जिस कमरे में अंकिता को जलाया गया, उन्होंने उस कमरे की एक एक चीज को देखा। इसके बाद उन्होंने रांची पहुंचकर डीजीपी नीरज सिन्हा से मुलाकात की। उधर क्रूरतम तरीके से अंकिता की हत्या किए जाने पर वकीलों में भी नाराजगी व्याप्त है। दुमका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने बताया कि एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया है कि कोई भी वकील दोनों आरोपियों शाहरुख और नईम खान का केस नहीं लड़ेंगे और न ही उनकी कोई पैरवी करेंगे, क्योंकि उनका ये जघन्य अपराध है। समाज में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।